चलिए, अंकित आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने बातचीत किया था ऋग्वेद के काल के बारे में, उस समय के समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय की का राज्य कैसा था, उस समय की धार्मिक स्थिति या उस समय का धर्म का स्वरूप क्या था। और हम लोगों ने एक तुलनात्मक अध्ययन किया था कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक अपना वो म्यूट कर लो। वो जो पीरियड है वो ऋग्वैदिक काल का समय है, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल है। और 1000 ईसा पूर्व के बाद 600 ईस्वी तक, मतलब सॉरी ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज जिसको कहते हैं। पूर्व वैदिक काल के समाज, अर्थव्यवस्था, उस समय की राजनीति और उस समय के धर्म के स्वरूप को हम लोगों ने देखा। और उसी आधार पर मैंने एक प्रश्न आपको दिया था कि पूर्व वैदिक काल के समतावादी समाज में उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या परिवर्तन हो गए। ये सवाल बहुत साल पहले, बहुत मैंने, हमको लग रहा है, मुझे ध्यान नहीं है, 7 8 9 10 साल पहले आईएएस में पूछा था। और इसलिए मैंने इस सवाल का चयन किया कि ये बहुत पहले आईएएस में पूछा है। और इस सवाल का आंसर लिखने के क्रम में आप पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के बारे में एक अच्छी समझ बना सकते हैं। इस प्रश्न का अगर उत्तर आप लिख लेते हैं। कल मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था, आज मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं जिसमें कि इस सवाल को आप कैसे डेवलप करेंगे, कैसे विकसित करेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे। ये सवाल है, मैं उस सवाल को फिर से ला रहा हूं आपके सामने। चलिए, ये है सवाल। ये जो कल मैंने आपको दिया था उसको मैं यहां पे रख रहा हूं। पूर्व वैदिक काल के वैदिक समाज के समतावादी स्वरूप में उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या परिवर्तन हुए। कल जो लोग चर्चा में थे या जिन्होंने कल के क्लास को रिकॉर्डिंग में देखा है, वो इस बात से सुपरिचित होंगे कि चूंकि पूर्व वैदिक काल का समाज कबीलाई समाज था, कबीले में लोग रहते थे, कबीले को जन कहते थे, जन आधारित समाज था। और जन आधारित समाज क्यों था? क्योंकि वो पशुचारण पर आधारित था। मतलब उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुचारण थी और गौण, कृषि गौण था। मतलब बहुत सीमित रूप से खेती होती थी, मुश्किल से बारले, जौ की या इस तरह की एक आध अनाज की। मुख्य रूप से पशु चारण उनका धंधा था। तो इसलिए वो अर्ध यायावर किस्म के लोग थे। मतलब अर्ध यायावर मतलब सेमी नोमेडिक। रिधिमा जुड़ चुकी है? रिधिमा, हाँ रिधिमा, ठीक है। यस सर। अभी तो, हाँ अभी देखो ये चूंकि ये हिंदी का बैच है, सब्सिक्वेंटली हम इंग्लिश का एक अलग बैच बनाएंगे। बट मीनवाइल मैं कहीं कहीं को, हाँ मैं कहीं कहीं कोई ऐसे वर्ड्स यूज करूंगा और मैंने जो किताब दिया है आज उसको तुरंत पढ़ लेना, ठीक है? जो हाँ सर। हाँ, आज वो ऋग्वेद और लेटर वैदिक काल पढ़ लेना आज के इस चर्चा के बाद। ओके सर। हाँ, अब देखिए, तो सेमी नोमेडिक
पूर्व वैदिक काल के लोग सेमी नोमेडिक मतलब अर्धयायावर मतलब अस्थायी जीवन जीते थे। कभी कहीं निवास किया, चारागाह मिला बढ़िया तो पशु चर रहे हैं अपना, मौसम खराब हो गया, पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वो शिफ्ट करके किसी और अच्छे प्रदेश या अच्छे क्षेत्र की ओर वो भ्रमण करते रहते थे, यानी यायावर किस्म के लोग थे। और वो कबीलों में संगठित थे, इसीलिए उनका समाज लगभग समतावादी, इगैलिटेरियन था। In what way was the egalitarian character of the early Vedic society changed during later Vedic period? ये आईएएस का सवाल है। आज से 5-7 साल पहले मुझे याद है, मैं बहुत पहले दिल्ली में क्लास ले रहा था, तो उस समय ये मेंस में सवाल आया था। और ये सवाल इतना सुंदर सवाल है कि इसका आंसर लिखने के क्रम में आप ऋग्वेद के काल के समाज, उसकी राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके धर्म के बारे में बताएंगे, और फिर बताएंगे कि क्या परिवर्तन हो गया और क्यों परिवर्तन हो गया, ये भी बताना होगा, क्योंकि क्यों इज हिडन, क्यों इसमें छुपा हुआ है। अगर आप केवल पूर्व वैदिक काल में समाज ऐसा था, समतावादी था, उत्तर वैदिक काल में समाज विषम हो गया, मतलब ऐसी सोसाइटी हो गई जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है एंड हायरार्किकल सोसाइटी, मतलब श्रेणीबद्ध समाज बन गया, तो क्यों बन गया ये भी तो बताना पड़ेगा। तो इस सवाल का अगर आप उत्तर लिखेंगे तो केवल सीधे सीधे सपाट बयान ही नहीं करेंगे, तुलना कर देंगे कि ये ऐसा था ऐसा हो गया, ऐसा था ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो कल मैंने आपको बताया कि 1000 ईसा पूर्व में, यानी 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद काल का, ऋग्वेदिक पीरियड का टाइम है, समय है। इस समय कबीला आधारित समाज था, कृषि मुख्य धंधा नहीं थी, पशु चारण मुख्य धंधा था, रियरिंग ऑफ कैटल्स जिसको कहते हैं, कैटल्स लाइव स्टॉक, रियरिंग ऑफ कैटल्स, ये मुख्य काम था उनका, पशुचारण। लेकिन 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे की जानकारी हो गई, they came to know, yeah, they become aware of such a hard metal called iron। जब इस तरह के कठोर धातु से मनुष्य परिचित हुआ तो क्रांति आ गई। क्या क्रांति आ गई? ऋग्वेद काल में जो कृषि गौण धंधा था वो उत्तर वैदिक काल में मुख्य धंधा बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस मजबूत धातु लोहे से कठोर उपकरण बनते हैं, आरी बनती है, टांगी बनता है, और जंगल को काट करके खेत बनने लगते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो जन आधारित समाज है वो उत्तर वैदिक काल में जनपद आधारित समाज हो जाता है। यानी जनपद, लिटरली द मीनिंग ऑफ जनपद इज वेयर पीपुल स्टेप, या जहां जन अपने पैर रखते हैं, पद रखते हैं, उसको जनपद कहते हैं। मतलब अब ये स्थायी रूप से बस गए, खेती करने लगे और जमीन एक्वायर करने लगे, खेत होने लगा लोगों के पास। इसी तरह से जब इकोनॉमी में चेंज आया और लोहा आया तो लोहे से हथियार बनना शुरू हुआ। तो जो कबीले का राजा था, जो कबीले की सभा और समिति द्वारा चुना जाता था, अब राजा तलवार के बल पे, अपने ताकत के बल पे, अपने गैंग बना के, अपनी छोटी सी सेना बना के और लोगों पे प्रभुत्व स्थापित करने लगा। He began to dominate the people। एंड इस तरह से अब राजा ताकत से बनने लगे। सभा और समिति के प्रति अब उसका उत्तरदायित्व खत्म हो गया कि पहले कबीला मिलके अपने राजा को चुनता था, अब राजा ताकत से बनने लगे एंड राजा बिकम हेरिडिटरी। मतलब जो राजन चुना जाता था अब राजा वंशानुगत होने लगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि जो ऋग्वेद काल का जो समतावादी समाज है, कबीले एक साथ मिलके रह रहे हैं, सब एक कबीले में हैं और वहां पर
वर्ण के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भेद नहीं है। बहुत ज्यादा अगर कुछ भेद है तो रंग के आधार पे। वर्ण सबसे पहले, वर्णा जिसको कहते हैं, वर्णा, सॉरी, वर्णा या हिंदी में वर्ण, ये शब्द कलर के अर्थ में आया है, रंग के अर्थ में आया है। चूंकि आर्यों के बारे में कहा जाता है गौर वर्ण पिंगल केश, मतलब घुंघराले बाल और गोरा रंग। तो जो आर्य आए वो थोड़ा सा गोरे चिट्टे थे। गोरा रंग तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाना भी बना, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। आज भी इतने क्रीम्स दिख रही हैं, तो गोरा रंग तो आज भी डोमिनेटिंग है। तो उस समय भी स्वाभाविक है, ये लगता है एकदम ये मनुष्य की बेसिक प्रवृत्ति में है उसी समय से, हजारों साल पहले से। तो आर्य और यहाँ के जो अनार्य, यहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे, यहाँ के लोग थे, तो वो थोड़े यहाँ की जलवायु के अनुसार थोड़ा सा सावले थे। तो इसलिए वर्ण का तो विभेद देखने को मिलता है ऋग्वेद काल में, लेकिन जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे विभेद नहीं मिलता। 10वें मंडल में जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र का ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, हाथ बाजू से क्षत्रिय निकले, ठीक है, और ये जो ये 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त जो है, उसको इंटरपोलेशन मतलब बाद में जोड़ा हुआ मानते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया, क्योंकि उस समय तक वर्ण आधारित समाज का आविर्भाव नहीं हो सका था। ये उत्तर वैदिक काल में हो जाता है। क्यों? क्योंकि खेती मतलब मुख्य धंधा हो जाती है, और इस प्रकार राजा शक्तिशाली हो जाते हैं, ब्राह्मण का उनको समर्थन प्राप्त होता है, और वो वैश्यों को खेती करने के लिए कहते हैं। और फिर एक वर्ग, जो जंगल जब काटे जाते हैं तो जो जंगलों के किनारे रहने वाले लोग या यहाँ के अनार्य, इन सब लोगों को शूद्र के रूप में या दास के रूप में, कि आपका काम है खेती में मदद करना, सेवा करना, इस तरह की, यानी एक तरह की हायरार्की आ जाती है। यानी एक समतावादी समाज एक विषमता और श्रेणीबद्ध समाज, हायरार्किकल सोसाइटी में बदल जाता है, परिणत हो जाता है। ठीक क्यों, इसका जिक्र मैंने कर दिया। अभी मैं इसको आपके सामने रखूंगा एक एक बिंदु, तो आप और स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे। और मेरी मंशा थी कि आज ऋग्वेद और ऋग्वेद कालीन, उत्तर वैदिक कालीन के बाद हम जनपद और मगध साम्राज्य के उत्थान तक भी जाएं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आज इसी को अच्छे से डील कर दो। इसका आप लोग आंसर लिख के मुझे भेज दें। इसके बाद कल हम जनपद, महाजनपद और मगध साम्राज्य का उत्थान ये करेंगे। तो देखिए, ठीक इसी तरह से सोसाइटी में जो परिवर्तन आ रहा है, अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहा है, और राज्य व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहा है, हमको धर्म में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋग्वेद काल की जो सोसाइटी है, उसमें जो धर्म का स्वरूप है, द नेचर ऑफ रिलीजन, वो बाय एंड लार्ज कमोबेश सामूहिक है। सारे कबीले मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे कबीले का कल्याण करो, हमको पशु दो बड़े मात्रा में, हमको बलिष्ठ पुत्र दो कि हमारी गाय चुरा के कोई ले जाए तो उससे लड़ सकें। हे इंद्र, बारिश अच्छी करो ताकि चारागाह बढ़िया हो। इंद्र, अब देखिए ऋग्वेद काल में जो धर्म का स्वरूप है वो क्या है कि जनरली प्राकृतिक शक्तियों को, यानी नेचुरल फोर्सेस को, कहीं आवाज में दिक्कत होगी तो प्लीज आप बोल भी सकते हैं एंड यू कैन कमेंट, बट बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा है, मुझे कमेंट देखना नहीं पड़ेगा। आवाज क्लियर है ना? कोई भी बोलिए। हाँ सर, जी सर। क्लियर है। ठीक है, चलिए। और बात भी समझ में आ रही है, सुगम है? नहीं होगा तो बताइएगा। चलिए,
लास्ट में हम एक बार पूछेंगे आप लोगों से, कहीं कोई बात रह गई, और बाद में आप रिकॉर्डिंग देख के भी आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं, अगले दिन भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज विथ यू। देखिए, हम क्या देखते हैं कि कमोबेश धर्म का स्वरूप सामूहिक है, पूरे कबीले के हित में प्रार्थना होती है। और धर्म क्या है? प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। इंद्र को मनुष्य के रूप में या और पशु के रूप में भी, एनिमल्स के गुण और पशु के गुण एट्रीब्यूट कर देते हैं उसमें। इंद्र को देवता बना दिया। इंद्र क्या है? बारिश के देवता है। तो वर्षा क्यों उतनी ज्यादा हो रही है, क्यों रुक नहीं रही है? या कहीं आग, आग बहुत इंपॉर्टेंट था मनुष्य के जीवन में, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कहीं जंगल हो उसको जलाना हो, जब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो ऋग्वेद काल में अग्नि वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आग लग गई जंगल में तो जान बचाना मुश्किल। उसी तरह से अगर बहुत तेज वायु चलने लगी, मरुत, तो मरुत को देवता मान लिया। ठीक है, वरुण, वरुण को पानी का देवता, जैसे नदी है, पर्वत है और झरने हैं, इन सब को देख करके मनुष्य के मन में जो एक स्वाभाविक डर और एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, उसने धर्म का रूप लिया उस समय। तो आप देखेंगे इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है। 250 राइम्स, 250 श्लोक, मंत्र उनको समर्पित हैं कि हे इंद्र, हमको खूब सारे घोड़े दो, हमको खूब सारे कैटल्स दो, हमको खूब सारे गाय दो, हमको खूब सारे मजबूत बलिष्ठ बच्चे दो। इस तरह की बातें हैं। अग्नि, वो क्या करते थे कि सामूहिक रूप से कबीले के लोग बैठ जाते थे, अग्नि अग्नि प्रज्वलित कर देते थे, और जो भी उनके पास जौ है, साग है, सब्जी है, वेजिटेबल्स है, उसका दान अग्नि में करते थे। आज भी यज्ञ इस तरह से हो रहा है। उनकी मान्यता थी कि अग्नि में जो चीज जल करके ऐश, राख बन के धुएं के रूप में जो आसमान में जब जाती है तो वो ईश्वर को जाती है। तो जो भी हम उपजाते हैं, जो भी हम पाते हैं, वो उसका एक हिस्सा हम भोग लगाते हैं। ये इस तरह का धर्म था। बट और यज्ञ बहुत सीमित स्तर का था ऋग्वेद काल में। और सैक्रिफाइसेस, जिसको कहते हैं बलि, पशु बलि, ये तो बहुत सीमित, बहुत सीमित छोटे रूप में था। और था भी तो बलि के साथ बहुत व्यापक रिचुअल्स, मतलब व्यापक कर्मकांड और विधि विधान उतना नहीं था। साधारण स्तर पे बलि या तो समूचा कबीला दे देता था, या कबीले के की ओर से राजन कर देते थे, या एक कुल के लोग अपना कर लिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धर्म व्यापक, जटिल, प्रभुत्ववादी और अधिक से अधिक कर्म कांड और रिचुअल आधारित हो गया। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी विधियां, बहुत सारे विधान बनाए गए। और ये कहा गया कि मंत्रों का उच्चारण अगर शुद्ध नहीं होगा तो जिस लिए ये यज्ञ किया जा रहा है उसका ठीक उल्टा विपरीत परिणाम परिलक्षित होगा, मतलब वैसे उसका विपरीत परिणाम हो जाएगा। तो इसलिए आप उत्तर वैदिक काल में देखेंगे विशेषज्ञ ब्राह्मण, ऋग्वेद के अलग ब्राह्मण है, सामवेद के अलग ब्राह्मण है, यजुर्वेद के अलग है, अथर्ववेद के अलग है। उसी तरह मतलब स्पेशलिटी, विशेषज्ञता और मैजिक ऑफ वर्ड्स, मैजिक ऑफ उसको क्या कहते हैं कि अगर आपने कोई वर्ड बोला तो अगर उसका उच्चारण उस वर्ड का शुद्ध नहीं हुआ तो फिर समझ लीजिए कि एकदम बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तो इस तरह से और बड़े पैमाने पे यज्ञ होने लगे, राजा करवाने लगे, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ हैं। या जो लोग भी अच्छे खेतीहर हैं, बड़े वो है, तो ये लोग भी यज्ञ कराते थे। और जो यज्ञ कराता था, मतलब जो यज्ञ कराता था उसको यजमान कहते थे। और प्रीस्ट मतलब कि पुरोहित यज्ञ कराते थे और
उनको दान भी खूब मिलती थी। तो आप देखेंगे कि ये जो सामूहिक प्रार्थना आधारित या सीमित यज्ञ आधारित जो है वो एक व्यापक रूप ले लेता है। यज्ञ भी बड़ा हो जाता है और कर्मकांड और विधि विधान की भरमार आ जाती है। ब्राह्मण को दान दक्षिणा प्रचुर मात्रा में मिलने के आप उल्लेख पाएंगे। 2.5 लाख गायें दे दी गई, ऐसा उल्लेख यजुर्वेद और या इन ग्रंथों में मिलता है। हाँ, भूमि देने का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भूमि इस समय महत्वपूर्ण हो गई थी। भूमि पे कब्जा राजा का है, तो और सारी चीजें दान में दी जाती थी, सोना चांदी गाय, लेकिन भूमि देने की बात हमको कहीं देखने को नहीं मिलती। एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण को चारों दिशाएं की जमीन दे देनी चाहिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और जैसे ही ये श्लोक आता है उसके बाद ये चीज जोड़ दिया गया है कि लेकिन भूमि खुद दान में जाने से इनकार कर देती है। ये जो श्लोक है ये इस बात का परिचायक है कि सब कुछ ब्राह्मण को दिया जा सकता है, जमीन नहीं दिया जा सकता। आने वाले समय में जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे और गुप्तोत्तर काल, तो हम पाएंगे कि जमीन भी ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा शुरू होती है। उसके पीछे अलग कारण है, उस पर हम बाद में जाएंगे। अब देखिए, आप मोटा मोटी कल की चर्चा और आज के बाद आप लोगों ने बहुत सारी चीजें समझ ली होंगी। अब मैं एक बार आप लोगों को ये दिखाता हूं। ये सवाल है, अब देखिए, ये है, इसका मैंने जो बनाया है कि आप पहले पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही आप शुरू करेंगे प्रस्तावना में, आप बताएंगे कि पूर्व वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व समय है, उत्तर वैदिक काल का इतना से इतना है, कल मैंने बात किया। ठीक है, ये देखिए मैंने दिया है। उत्तर वैदिक काल का समय ये है 1000 से 500 ईस्वी पूर्व या 600। पूर्व वैदिक कालीन समाज और उत्तर वैदिक कालीन समाज के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? जब भी आप इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल पर बात करें, खास करके आधुनिक काल के बारे में कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्राचीन काल और मध्यकाल पे बात करते समय कुछ स्रोतों का उल्लेख करना आपके उत्तर को प्रामाणिकता प्रदान करता है। बहुत सारे लोग इतिहास पर इस तरह से बात करते हैं, अपने मन से कहानी बताने लगते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि उस समय के आर्य खुद आकर के उनके सामने वो सारा उन्होंने बयान किया, ऐसा बताने लगते हैं। जबकि इतिहासकारों द्वारा बहुत रिसर्च करके, खुदाई से और बहुत सारे अनेक तरह के स्रोतों से, एक दिन हम अलग स्रोत पे बात करेंगे। स्रोत चूंकि जेपीएससी के सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम अलग से बात करेंगे यूपीएससी के छात्रों के लिए। तो देखिए, ये आप बताएंगे कि पूर्व वैदिक काल में जानकारी का स्रोत क्या है? ये है ऋग्वेद। मैंने आपको बताया कि पूर्व वैदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में केवल एक ही वेद की रचना होती है, ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में अन्य सारे साहित्यों की रचना होती है। ऋग्वेद को ही लगभग, अधिकांश ऋग्वेद की बातें सामवेद में है, कुछ थोड़ा सा और भी है, बस उसको गायन योग्य बना देते हैं। सामवेद हो जाता है कि गाने में ज्यादा आदमी इंटरेस्ट लेता है। फिर सामवेद, वो यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सारा, और लौहकालीन चित्रित धूसर बर्तन वाले स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य। ये मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि कल मैंने इसकी चर्चा नहीं की थी कि ये क्या मसला है। असल में जब खुदाई होती है तो हम लोगों को जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है, मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 600 ईसा पूर्व के दौरान
हमको लोहे के साथ साथ, लोहे के औजारों, कृषि के औजार या हथियारों के साथ साथ हमको कुछ ऐसे बर्तन भी मिलते हैं जो, जिनको अंग्रेजी में पीजीडब्ल्यू मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे GREY, ग्रे मतलब कि धूसर, मतलब ग्रे कलर जो आज ग्रे है, तो ग्रे, ठीक है, ग्रे वेयर, इसी को हिंदी में चित्रित धूसर, भूरे रंग के और या ग्रे के आसपास उस पर चित्रण किया हुआ है, इस तरह के बर्तन मिलते हैं जो भूरे हैं और उस पर कुछ चित्रकारी की हुई है, और ये लौह उपकरणों के साथ साथ मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये उत्तर वैदिक कालीन लोगों द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन हैं, और अच्छी मात्रा में बर्तन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पुनः आप ये देख लें कि खेती महत्वपूर्ण हो गई है, तो उत्पादन कर रहे हैं तो उस भोजन को पकाना भी पड़ेगा, पकाने के लिए आपको बर्तन चाहिए। दैट्स व्हाई हमको इस समय में ये जो ये आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद ही स्रोत है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमको सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनसे भी जानकारी मिलती है। जैसे लोहे के बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है, सबसे पहले जो साहित्यिक स्रोत है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कृष्ण आयस ये शब्द आया है। कृष्ण मतलब काला, तो लोहा काला होता है। आयस मतलब अयस्क आप लोग समझते हैं आज भी अयस्क, तो अयस्क, कृष्ण अयस्क, इस तरह ये कृष्ण अयस्क ये शब्द यजुर्वेद में हमको सबसे पहले देखने को मिलता है, साहित्यिक स्रोत। और खुदाई से हमको उसी काल के दौरान लोहे के उपकरण, औजार, कृषि के औजार और युद्ध के लिए भी तलवार वगैरह इस तरह की चीजें, और चित्रित धूसर मृगवाण मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, ये दोनों चीजें मिलती हैं। तो इसके आधार पे एक हमको ठीक ठाक जानकारी उत्तर वैदिक काल के बारे में मिलने लगती है। उसका चित्र मतलब उस समय के इतिहास को जानने में हमें बड़ी मदद मिलती है। तो ये स्रोत है। ठीक, अब आगे आप क्या बताएंगे कि सॉरी अब आगे आप बताएंगे कि लोहे की खोज और कृषि के महत्वपूर्ण व्यवसाय हो जाने के कारण स्थायी जीवन जीने लगते हैं। कृषि में अधिशेष पैदा होने लगता है। अधिशेष मतलब जब लोहे से खुदाई करेंगे और जंगल काट करके खेत पे खेत बनते जाएंगे, तो जितना ज्यादा खेत उतना ज्यादा उत्पादन, और लोहे से गहरी खुदाई होगी तो उत्पादन अधिक होगा। तो उत्पादन जब अधिक होने लगता है तो स्वाभाविक है कि राजा पैदा होंगे उस उत्पादन पे कब्जा करने के लिए कर के रूप में। ठीक है, तो इसी कारण पूर्व वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक कालीन समाज में महत्वपूर्ण और आधारभूत जिसको कहते हैं फंडामेंटल चेंज, एक होता है चेंज और एक होता है फंडामेंटल चेंज, मतलब अपसाइड डाउन, जिसको कहते हैं कि जैसे अभी मैं सारे लाइट ऑफ कर दूं तो अंधेरा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं फंडामेंटल चेंज। और जैसे ही लाइट ऑन किया उजाला हो जाएगा। दीज आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। तो एक समाज जो अर्ध यावर था स्थायी हो जाता है। एक समाज जहां पर कृषि गौण व्यवसाय थी वो मुख्य व्यवसाय हो जाती है। एक समाज जहां पर राजा को स्वेच्छा से लोग बलि देते थे, बलि मतलब कि स्वेच्छा से कुछ देते थे, उत्तर वैदिक काल में वो अनिवार्य कर हो जाता है, क्योंकि पैदा होने लगता है तो राजा ताकत से मांगता है कि आपको ये देना है, आपको इतना देना है, तुमको इतना देना है। ठीक है, तो आधारभूत परिवर्तन होता है। क्या आधारभूत परिवर्तन? कबीला आधारित समतावादी वैदिक समाज उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र मतलब जनपद आधारित, एक बात। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था युक्त विषम यानी जिसको कहते हैं समान नहीं विषम, एक दूसरे में अंतर होना और एक का दूसरे से श्रेष्ठ होना,
तो एक बात क्या हो गई कि जन आधारित समाज, जो समतावादी समाज था वो उत्तर वैदिक काल में जनपद आधारित समाज, एक बदलाव। दूसरा, वर्ण व्यवस्था युक्त विषम समाज, तीसरी बात। और एक जटिल समाज में बदल जाता है। जटिल समाज मतलब कि तरह तरह के व्यवसाय हैं, कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग लोहे का उपकरण बना रहे हैं, कुछ लोग राजा के लिए ज्वेलरी बना रहे हैं, कुछ लोग वाणिज्य व्यापार के लिए, यानी कई तरह के। कुछ लोग बढ़ई हैं, कुछ लोग रफ्तार हैं, रथ बना रहे हैं राजा के लिए। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस and specialized persons, they tend to develop during later Vedic period. इस समय में ये लोग, इनका आविर्भाव होता है, यानी समाज जटिल हो जाता है। कबीलाई समाज में सब चरवाहे हैं, सब पशु। उस समय लड़ाई हो रही है तो क्यों भाई? पशु के लिए। गविष्टि, गवेषणा, इस तरह के शब्द हम देखते हैं कि दूसरा कबीला के लोग या कुछ पणी जो चोर के लिए यूज हुआ है, किसी की गाय लेके चल गए तो जन राजा जो है वो कबीला की तरफ से पशुओं की रक्षा के लिए लड़ रहा है। सब चरवाहे हैं, राजा भी चरवाहा है। बट लेटर वैदिक पीरियड एक जटिल समाज है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस, मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, राजा, ब्राह्मण, सेनानी, ठीक है, और बढ़ई, कुंभकार, बर्तन बनाने वाले, लोहे का काम करने वाले, कारीगरी करने वाले, बहुत कुछ है। आप इसको किताबों में देख लीजिएगा। दूसरा क्या, इसी प्रकार राज्य व्यवस्था और धर्म के क्षेत्र में भी हमें बहुत जटिलता और प्रभुत्ववादी दृष्टि, डोमिनेटिंग दृष्टि देखने को मिलती है। वो राजा जो सभा और समिति के प्रति उत्तरदायी है और उसी के द्वारा चुना जा रहा है। पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति केवल सलाहकारी भूमिका में आ जाती है, दे बिकम एडवाइजरी। और वो सलाह राजा पे बाध्यकारी नहीं है। चुनने की तो बात ही छोड़िए, तो चुनाव नहीं हो रहा है, राजा अपनी ताकत के बल पे हो रहा है। ब्राह्मण उनको समर्थन दे रहे हैं। ब्राह्मण जो भी रीति रिवाज और ये सब राजसूय और वाजपेयी यज्ञ, इसके माध्यम से राजा को एक्सॉल्ट कर रहा है, राजा को और ज्यादा बड़ा बना रहे हैं। आपने वो फिल्म देखी होगी अगर, बाहुबली, तो आप देखेंगे कि किस तरह से राजा को एक बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, वो जो एक दूसरा जो था वो अपनी बड़ी मूर्ति बनवाता है और उसको लोग खींचते हैं, उसी समय बाहुबली आता है। तो खैर, बाहुबली जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एनीवे, तो ये प्रभुत्ववादी दृष्टि आप समझ सकते हैं। मैं समझा दे रहा हूं इसको, आप लोग मुझे लिख के भी बताइएगा। अब ये देखिए क्या है मसला, अब ये मुकदमा क्या आ गया। अब वैदिक कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था एवं धर्म के स्वरूप का उत्तर वैदिक काल में होने वाले बदलाव को हम क्रमवार इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। आपको आंसर में इस तरह से लिखना नहीं है, आपको पैराग्राफ बनाना है सुंदर। ये मैंने आपको एक संकेत किया है, ठीक है। यू हैव टू राइट एक फ्लो में, आपको प्रांजल जिसको कहते हैं, तरल, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, तीसरी बात से चौथी बात, इस तरह से प्रवाह के साथ लिखना है। तो देखिए, समाज शॉर्ट में मैंने आपको दे दिया है, आप इसको डेवलप करेंगे। समाज कैसा था? संयुक्त था, सॉरी, समाज कैसा था? समाज कैसा था? संयुक्त था, पितृसत्तात्मक था। महिलाएं जो है वो महिलाएं अपेक्षाकृत स्वतंत्र थीं। सभा और समिति में पुरुषों के साथ बैठती थीं, पुरुषों के साथ बैठती थीं। सोच लीजिए। और यहां क्या हो गया? वर्ण आधारित विषमतावादी समाज, विषमतावादी समाज, वर्ण सोपान क्रम, सोपान क्रम मतलब हायरार्की, शूद्र सबसे निम्न और महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट, वेद पढ़ना प्रतिबंधित हो गया, सभा और समिति में भी रोक लग गई। ठीक है, आगे अब क्या है? अब अर्थव्यवस्था,
पशुचारण मुख्य कृषि गौण। मेन प्रोफेशन क्या है ऋग्वेद काल में? पशु को चराना, रियरिंग ऑफ कैटल्स, ठीक है। और यहां पर क्या है? कृषि प्रमुख। उत्तर वैदिक काल ऊपर मैंने लिखा है, इधर वैदिक काल, इधर उत्तर वैदिक काल। इसमें क्या हो गया? कृषि प्रमुख धंधा, लोहे के कृषि उपकरणों का प्रयोग होने लगा, ठीक है। इसलिए कृषि और ग्रो करने लगी, विस्तार करने लगी, ठीक है। राज्य व्यवस्था में उसी तरह से हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? कि कबीलाई राजा, पूर्व वैदिक काल का राजा कैसा है? कबीला, कबीले का राजा है, इसीलिए उसको हम जन राज्य कहते हैं। कबीला को जन भी कहते हैं, जन इंग्लिश में, हिंदी में जाना, जन। तो जन आधारित राज्य है तो इसलिए उसको जन राज्य कहते हैं। राजा का चुनाव सभा और समिति द्वारा, ठीक है। राजा कबीला यानी जन के प्रति उत्तरदायी होता था, और राजा को स्वेच्छा से उपहार या बलि देने की प्रथा पूर्व वैदिक काल में रहती है। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है मामला? उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है कि थोड़ा छोटा है, क्षेत्रीय राजा, यहां कबीलाई राजा है और यहां क्षेत्रीय राजा, टेरिटोरियल किंग। टेरिटरी मतलब कि एक वेल स्पेसिफाइड टेरिटरी, एक एरिया, एक क्षेत्र। इसका प्रारंभ, इसका प्रादुर्भाव उत्तर वैदिक काल में होता है। टेरिटरी किंग मतलब एक किंग जिसकी एक टेरिटरी हो, जिसकी एक वेल डिफाइंड एरिया हो, क्षेत्र हो। तो क्षेत्रीय राजा पैदा होते हैं, जिनको जनपदीय राजा भी, राज्य नहीं, अब राज्य क्या होता है? जनपदीय राज्य हो जाता है। इसको क्षेत्रीय राजा को जनपदीय राजा भी हम कह सकते हैं। तो राज्य कैसा हो गया? यहां जन राज्य है, यहां जनपदीय राज्य हो गया। अब राजा सभा और समिति द्वारा चुना जाता था, यहां राजा वंशानुगत होने लगे, ठीक है। अब देखिए, राजा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं, सभा और समिति सलाहकारी भूमिका में आ जाते हैं, ठीक है। और अनिवार्य रूप से कर देना है, क्योंकि खेती कर रहे हैं, उत्पादन हो रहा है, तो राजा को चाहिए सेना रखना है, लड़ना है और क्षेत्र जीतना है। जितने क्षेत्र जीतेंगे उतनी कृषि योग्य भूमि उनके नियंत्रण में आएगी, उतना ज्यादा उनको कर मिलेगा। और इसीलिए आप पाएंगे कि बहुत सारे जनपद उस समय बनने लगते हैं, और 6वीं शताब्दी तक जाते जाते एक जनपद दूसरे जनपद को जीतने लगता है। इस तरह से जनपद अब महाजनपद में बनने लगते हैं, तब्दील हो जाते हैं। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद की सूचना हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है, इसकी चर्चा। और ये 16 महाजनपद फिर आपस में लड़ते हैं, क्योंकि ये लड़ाई तो अब चलती रहेगी, क्षेत्र जीतने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करना, क्योंकि उस क्षेत्र पर होने वाली कृषि पर कब्जा करना है। एक्चुअली उस कृषि पर जो अधिशेष उत्पादन हो रहा है, मतलब अधिशेष मतलब जितना लोग खाने पीने के लिए यूज कर ले, उसके अलावा जो पैदा हो रहा है उस पर कंट्रोल करना है। तो जितना ज्यादा क्षेत्र उतना ज्यादा कर, उतना बड़ा राजा, ठीक। तो इसकी कहानी हम कल शुरू करेंगे। अब क्या है? ये देखिए, धार्मिक परंपराएं क्या है? वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण, प्रकृति को मनुष्य के रूप में कल्पना करते हैं, चित्रित करते हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण ये प्रमुख देवता है। प्रार्थना और बलिदान, बलिदान मतलब बलि, सैक्रिफाइसेस, बलि पूजा करने का प्रमुख तरीका। और यह व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार से समूची जनजाति के सदस्यों द्वारा समूह में प्रार्थनाएं की जाती हैं। व्यक्तिगत भी प्रार्थना कर सकते हैं, परिवार के कुल के लोग भी मिलकर कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज ये प्रार्थना का स्वरूप कलेक्टिव, सामुदायिक, सामूहिक है। और बलि है भी तो बहुत ज्यादा उसमें कर्मकांड और विधि विधान का अभाव है पूर्व वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल में क्या है? बलि प्रथा बिकम्स इंपॉर्टेंट।
बिकम्स डोमिनेंट, महत्वपूर्ण हो जाती है, जो अनुष्ठानों और विधियों पर आधारित हो जाती है। यानी बहुत सारे अनुष्ठान, ये जो ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए, उसके बाद जो ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मण ब्राह्मण जाति के साथ साथ एक तरह का साहित्य भी है। ब्राह्मण ब्राह्मण में वो एक्चुअली कर्मकांड और रीति रिवाज की व्याख्या की गई है कि किस बलि को किस तरह से उसका वो किया जाए। स्थूल सूत्र जैसे ग्रंथ आ जाते हैं जिसमें बलि वेदी बनाने की ज्योमेट्रिकल व्याख्या है। गणित का सबसे प्रारंभिक स्रोत है स्थूल सूत्र, ये ग्रंथ है। आपस्तंभ ने भी न्यून कोण, अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूस और राइट एंगल, इस तरह की चीजें बताई। मतलब बलि वेदी कैसे बनी या बनेगी जिससे कि देवता को जो भी चढ़ाया जाए वो डायरेक्ट पहुंचे, इस तरह की बात होने लगती है। कर्मकांड, विधि विधान, मतलब मेनी काइंड्स ऑफ फॉर्मूले एंड ये रिचुअल्स, ये बलि के साथ जुड़ जाते हैं। बलि बिकम्स जटिल, कॉम्प्लेक्स, और इसको विशेषज्ञ लोग ही कर सकते हैं, साधारण लोग नहीं। ठीक है, तो इस तरह से विशेषीकृत ब्राह्मण समुदाय का उद्भव होता है। अब प्रजापति जो है वो सर्वोच्च देवता हो गए। उस समय इंद्र सर्वोच्च देवता थे। अब प्रजापति को मान लिया गया कि प्रजापति एक नए देवता है। विष्णु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि विष्णु जो है वो हम लोगों के प्रिजर्वर है, हम लोगों को सेफ रखेंगे। पूषण नाम के एक देवता जो पशुओं के देवता थे ऋग्वेद काल में, वो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ये सारी चीजें आपको किताबों में मिल जाएंगी, इसके लिए समझने की जरूरत नहीं। बट समझने की बात है कि बलि के समय शुद्धता पूर्वक उच्चारण की जादुई शक्ति महत्वपूर्ण हो गई और विशेषज्ञ ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब जो महारत हासिल किया वो कराएगा बड़े पैमाने पर, उसको आपको गिफ्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस क्यों आते हैं इसको भी मैंने इंगित कर दिया, इसका भी मैंने संकेत कर दिया। I have already explained how these processes, how these changes, what are the reasons behind these changes. ठीक है, अब मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं। ये मैप है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल के लोग शुरुआती दौर में इस एरिया में आते हैं। ये एरिया जो लगभग हड़प्पा का एरिया है, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये लोग, ये जो गंगा, ये यमुना आप देख रहे हैं, सॉरी, ये यमुना है और ये गंगा है। तो ये गंगा यमुना दोआब का जो ऊपरी उपजाऊ हिस्सा है, ये देख रहे हैं पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल के लोगों को इंगित कर रहा। तो ये जो दोआब का क्षेत्र है जो बेहद उपजाऊ है, इस प्रदेश में ऋग्वेद के अलावा बाकी रचनाओं की जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं और ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इन पुस्तकों की रचना होती है। राज्य निर्माण होता है और यज्ञ, और मतलब कि धर्म के क्षेत्र में भी पूरा संहिताकरण और रीति रिवाज, रिचुअल्स, ये सारी चीजें आती। चलिए, तो ये अब बताइए, सारी चीजें साफ हैं? कोई समस्या बताइए। कोई मैसेज है मुझे? यस, बताइए। सब सुगम है? एक बार बताइए आप लोग, या आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको अभी ही सेव कर दूं, या मैं सेव कर दूंगा पीडीएफ को। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? आप लोग बताइए, या कोई डाउट हो, या आप एक बार एनसीईआरटी या जो भी पुस्तक आपके पास है उसको आप एक बार देख लें, अगर चाहे तो। चाहे तो देखने की जरूरत नहीं है, आप कल की चर्चा, आज की चर्चा के आधार पर
उत्तर को लिख देंगे, ये पूरा समाप्त। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है बताएं, या मैं क्लास को एंड कर रहा हूं, आप लोग कल भी बता सकते हैं या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।